प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। कल हमने खलजी साम्राज्यवाद के अंतर्गत सुल्तान फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम सुल्तान जलालुद्दीन के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सुल्तान का भतीजा था, सुल्तान के वध के पश्चात 1296 में वह गद्दी पर बैठा और 1316 ईस्वी तक उसने राज्य किया। दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने में अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सफलतम सुल्तानों में से माना जाता है, जिसने सुल्तान के पद और ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और बलबन के द्वारा शुरू किए गए कार्य को संपूर्णता के अंजाम तक पहुंचाया। सुल्तान अपने समय का एक कुशल अर्थशास्त्री भी सिद्ध हुआ। जैसी व्यवस्था उसने आज से 800 वर्ष पहले भारतवर्ष में स्थापित करने की कोशिश की, वैसी व्यवस्था आधुनिक भारत में बड़े बड़े अर्थशास्त्री सरकारें भी नहीं कर पाई है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान चाचा का वध करने के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने अपनी कठिनाइयों की तरफ ध्यान दिया और उन कठिनाइयों पर सरलता के साथ विजय प्राप्त कर अपना मार्ग निष्कंटक बनाया। अलाउद्दीन खिलजी अपनी युवावस्था से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और अपनी पत्नी और अपनी सास मलिका जहां के उच्छृंखल व्यवहार की वजह से वह परेशान रहता था। मलिक छज्जू के विद्रोह के समय अलाउद्दीन ने अत्यधिक शूरवीरता का परिचय दिया, जिसकी बदौलत उसके चाचा सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्रदान की। अपनी सूबेदारी के काल में जलाली अमीरों के असंतुष्ट रवैये और अमीरों की विद्रोही प्रवृत्ति को देखते हुए अलाउद्दीन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परिस्थितियां उसके अनुकूल है और उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए बुला रही है। अपने पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन से परेशान अलाउद्दीन जब कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी मिली तो वह दिल्ली से दूर चला आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने दिल्ली में ही रहने का निश्चय किया। कड़ा मानिकपुर पहुंचकर उसने अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू किया और उसने ये महसूस किया कि सुल्तान के प्रति विद्रोह और उसको गद्दी से हटाने के लिए उसे एक विशाल और शक्तिशाली सेना और अपार धन की आवश्यकता है। अतः उसने अपनी उस योजना के तहत भिलसा पर आक्रमण करने का निश्चय किया, परंतु बिना सुल्तान की अनुमति के भिलसा पर आक्रमण करना किसी खतरे से कम नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि उसके इस कृत्य को सल्तनत के प्रति विद्रोह समझा जाए। अतः उसने पहले से ही एक गुप्त योजना तैयार की और सुल्तान के पास यह कहलाया कि उसे सैनिकों की भर्ती करने के लिए विशाल सेना और धन की आवश्यकता है। अतः
1 वर्ष के लिए कड़ा और मानिकपुर के राजस्व में उसे छूट दी जाए। इस प्रकार का आश्वासन प्राप्त करने के बाद उसने चोरी छुपे बिलसा पर आक्रमण किया और बिलसा से प्राप्त धन को उसने सुल्तान को नजराने के तौर पर भेजा। यद्यपि सुल्तान नाराज हुआ, लेकिन चूंकि सुल्तान का जो व्यवहार था उसकी वजह से वह शीघ्र ही अलाउद्दीन को उसने माफ़ कर दिया। उसके पश्चात 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी से विशाल मात्रा में धन लेकर वह कड़ा मानिकपुर की ओर रवाना हुआ। उस समय भी जलालुद्दीन ने उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की और उसने सुल्तान को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि उसने तो दिल्ली सल्तनत की भलाई के लिए ही या उसके विस्तार के लिए ही आक्रमण किया है। आप कड़ा मानिकपुर आइए और ये सारा धन जो उसने प्राप्त किया है देवगिरी से उसे नजराने के तौर पर प्राप्त करें। इस प्रकार जब सुल्तान कड़ा मानिकपुर पहुंचा तो उसने वहां पर सुल्तान का वध कर दिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान घोषित करने के बाद गद्दी पर तो अलाउद्दीन खिलजी बैठा, लेकिन उसकी कुछ कठिनाइयाँ थी जो उसके मार्ग को दुर्गम बनाए हुए थी। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या उसके सामने थी कि अपनी छवि को सुधारना, क्योंकि दिल्ली की आम जनता और पुराने निष्ठावान अमीरों और सरदारों की नज़रों में वह सल्तनत का अपहरणकर्ता था और सुल्तान का हत्यारा था। इस प्रकार विचारवान लोग उससे घृणा करते थे। दूसरी समस्या उसकी थी, सुल्तान के पुत्र अभी जीवित थे और जलालुद्दीन के अधिकांश अमीर भी उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। तीसरी कठिनाई उसकी थी दिल्ली सल्तनत की राजधानी पर अधिकार करना, क्योंकि जब तक राजधानी पर अधिकार नहीं हो तब तक उसे सुल्तान नहीं माना जा सकता है। चौथी समस्या सुल्तान की विधवा मलिका जहां ने सिंहासन को रिक्त न रखकर अपने पुत्र कदर खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया। और दूसरी बड़ी समस्याएं अलाउद्दीन के सामने पश्चिमोत्तर सीमांत की रक्षा की थी, जहां मंगोलों के आक्रमण लगातार हो रहे थे और दूसरी तरफ हिंदू शासकों की शक्ति का दमन करना भी एक प्रमुख समस्या थी। गद्दी पर बैठने के उपरांत सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी पर आक्रमण करना निश्चित किया और उसी समय मलिका जहां द्वारा बिठाए गए पुत्र और जलालुद्दीन के परिवार में फूट पड़ गई, क्योंकि उसका बड़ा बेटा अरकली खां जो मुल्तान का सूबेदार था वह इससे रुष्ट हो गया, क्योंकि वह खुद अपने आप को सिंहासन का हकदार मानता था। अतः अरकली खां मुल्तान में ही बना रहा और वह परिवार की सहायता के लिए दिल्ली नहीं आया। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया और अपने 56,000 घुड़सवारों की मदद से वह दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अधिकांश अमीर जो उसे मिले, उन अमीरों को उसने मुंह मांगा सोना देकर अपनी तरफ मिला लिया। जलाली अमीर के पक्ष परिवर्तन ने रुकनुद्दीन इब्राहिम की परिस्थिति को कमज़ोर कर दिया। इसी प्रकार मलिका जहां के संदेश के बाद भी अरकली खां दिल्ली नहीं आया। इब्राहिम ने सामना करने का निश्चय किया, परंतु युद्ध के पूर्व ही उसके अधिकांश अमीर और सैनिक अलाउद्दीन से जा मिले। ऐसी स्थिति में सुल्तान अपनी मां मलिका जहां, वजीर अहमद शब और कुछ अन्य लोगों के साथ मुल्तान की तरफ भाग गया। इस प्रकार बिना लड़े ही अलाउद्दीन ने राजधानी पर अधिकार कर लिया। राजधानी में अलाउद्दीन ने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया
और इस अवसर पर सभी दिल्ली के पुराने अमीरों, सरदारों को इतना अधिक धन नजरानों के तौर पर बांटा कि लोग अलाउद्दीन के जघन्य कृत्य को भूल गए और उसके साथ हो गए। उसके बाद अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनानायकों को एक शक्तिशाली सेना के साथ मुल्तान पर आक्रमण करने हेतु भेजा। दोनों सेनानायकों ने बिना किसी प्रतिरोध के दोनों राजकुमार अर्कली खां और कद्र खां, उसकी मां मलिका जहां, अहमद शब और जलालुद्दीन के दामाद उलुग खां को बंदी बना लिया। अलाउद्दीन ने सभी को दिल्ली बुलाया। हांसी के निकट अर्कली खां, कद्र खां, अहमद साहब और उलुग खां को अंधा बनाकर अन्य सदस्यों से पृथक कर दिया और बाद में अर्कली खां और कद्र खां को उसके पुत्र और पोतरों सहित मौत की घाट उतार दिया गया। मलिका जहां को दिल्ली में बंदी बनाकर रखा गया। उसके पश्चात अलाउद्दीन ने सिंहासन के दावेदारों और समर्थकों को अपने मार्ग से हटाने के बाद उन सभी अमीर वर्ग के लोगों को दंड देने का निश्चय किया जिन्होंने सोने के लोभ से सुल्तान रुकनुद्दीन के साथ विश्वासघात किया था, क्योंकि उसका मानना था कि जो लोग धन के लिए अपने सुल्तान से विद्रोह कर सकते हैं, कल को वो उसके साथ भी विद्रोह कर सकते हैं। यह कार्य वजीर नुसरत खां को सौंपा गया। नुसरत खां ने नए नए तरीके अपनाकर सख्ती के साथ अमीरों से धन वसूल किया, जिससे पुनः राजकोष भर गया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने धन की सहायता से पुराने अमीरों का समर्थन प्राप्त किया और सत्ता प्राप्त करने के बाद पुनः उन अमीरों से सख्ती के साथ धन वसूल कर उन्हें कमज़ोर बना दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को बहुत आसानी के साथ समाप्त किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य विस्तार करने हेतु विजयी अभियान को शुरू किया। अलाउद्दीन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। प्रारंभिक सफलताओं के बाद वह सिकंदर की तरह विश्व विजय का स्वप्न देखने लगा। इतना ही नहीं बल्कि वह एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था, परंतु उसके दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क ने उसे नया धर्म संस्थापित करने की योजना को त्यागने और विश्व विजय के काम को हाथ में लेने से पहले समूचे भारत को जीतने की सलाह दी, जिसे अलाउद्दीन ने स्वीकार किया और सल्तनत की सीमाओं के बाहर स्थित हिंदू राज्यों को जीतने का संकल्प लिया। इन राज्यों पर आक्रमण करने के लिए उसे किसी उचित कारण और बहाने की आवश्यकताएं नहीं समझी। सर्वप्रथम 1299 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, क्योंकि गुजरात प्रारंभ से व्यापार प्रधान था और संपूर्ण व्यापार पर अधिकार कर वह सल्तनत के खजाने को भर सकता था। इस समय गुजरात पर बघेल वंशी राजा कर्ण का शासन था। अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनानायकों उलुग खां और नुसरत खां को आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने अनहिलवाड़ा को घेर लिया। कर्ण की रानी कमला देवी उनके हाथों में पड़ गई, परंतु कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ पहुँच गया। गुजरात के समस्त राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। गुजराती ग्रंथ मेरुतुंग और विचार श्रेणी के अनुसार कर्ण के मंत्री माधव के विश्वासघात के कारण तुर्कों को आसानी के साथ सफलता मिल गई थी। इसी आक्रमण में लूट के दौरान मलिक नुसरत खां को काफूर नामक खूबसूरत दास मिला, जो आगे चलकर मलिक काफूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ निकाह कर लिया और काफूर को अपनी सेवा में रख लिया। गुजरात से प्राप्त धन संपदा के साथ जब शाही सेना लौट रही थी, जालोर के निकट लूट के बंटवारे के प्रश्न पर मंगोल वंशी जो भारत में बसे थे, उन्होंने नुसरत खां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और नुसरत खां और अलाउद्दीन के भतीजे सहित कई सैनिकों को मार डाला। परंतु शाही सेना विद्रोहियों का दमन करने में सफल रही। कुछ विद्रोही भाग निकले, जिन्होंने हिंदू शासकों के यहाँ शरण ली। दिल्ली में इन विद्रोही लोगों के परिवारों पर अमानवीय अत्याचार किए, उनकी स्त्रियों का सतीत्व लूटा गया, बच्चों को उनकी माताओं के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इतिहासकार बर्नी भी इस पाशविक कार्य की निंदा करते हैं। गुजरात के पश्चात रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण करने के मुख्य कारण जो थे, उनमें पहला भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था यह, और दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं था। साथ ही साथ इस दुर्ग का अपना सामरिक महत्व भी था। दूसरा, यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी के रूप में रह चुका था, अतः वे इस पर आक्रमण करना अपना आवश्यक कर्तव्य मानते थे। तीसरा कारण, रणथंभौर के शासक हमीर देव ने सल्तनत के विद्रोही 9 मुसलमान सरदारों को आश्रय दिया था। अलाउद्दीन ने नुसरत खां को उलुग खां को रणथंभौर पर आक्रमण हेतु भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर की घेराबंदी की और जब नुसरत खां मारा गया, तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से चला और एक लंबे संघर्ष के उपरांत रणथंभौर पर कब्जा जमाने में सफल हुआ। रणथंभौर के प्रधानमंत्री रणमल को उसने अपनी ओर मिलाया और उसकी सहायता से दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। राणा हमीर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया, अधिकांश सैनिक मारे गए। सुल्तान ने बाद में विश्वासघाती रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी को कई अन्य विद्रोही अपने आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके भतीजे अकद खान ने विद्रोह किया और अलाउद्दीन पर घातक आक्रमण किया और जल्दबाजी में उसने समझा कि सुल्तान मर गया है। वह दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, परंतु सुल्तान पीछे पीछे आ गया और उसने अकद खान और उसके विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार उसके 2 भांजे बदायूं के सूबेदार उमर खां और अवध के सूबेदार मंगू खां ने भी विद्रोह किया, परंतु उनके विद्रोहों को भी कुचल दिया गया और उनके परिवारजन और अनुयायियों को मौत के घाट उतारा गया। इसी समय हाजी मौला नाम के एक अधिकारी ने दिल्ली कोतवाल का वध करके कि सैयद को सिंहासन पर बिठाया और अलाउद्दीन का तख्ता पलट करने का प्रयास किया, परंतु अलाउद्दीन ने उन विद्रोहियों को भी मौत के घाट उतार दिया। इनके पश्चात 1301 में सुल्तान ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर उस समय राणा रतन सिंह का शासन था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग की सख्त घेराबंदी की। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के भी कई कारण थे कि चित्तौड़ एक ऐसे सामरिक महत्व के स्थान पर बसा हुआ था कि गुजरात और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने या जाने के लिए उन्हें उनको चित्तौड़ पर अधिकार करना आवश्यक था। इसके साथ साथ अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा और रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा
सहित कई कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अंततः चित्तौड़ पर अधिकार करने में वह सफल रहा। रानी पद्मिनी की जो कहानी है, उस कहानी में कितनी ऐतिहासिकता है, इसके बारे में विद्वानों में कई प्रकार के मतभेद हैं और अधिकांश विद्वान यह भी मानते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का बड़ा कारण जो लोग मानते हैं कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करना आक्रमण का कारण था, वो सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान शासक केवल एक स्त्री को प्राप्त करने के लिए अपने साम्राज्य के लिए इतना बड़ा संकट मोल नहीं ले सकता है। यह एक तात्कालिक कारण या एक ही मात्र कहा जा सकता है। चित्तौड़ के पश्चात 1305 में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा के महलक देव को परास्त करने के बाद उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि प्रमुख नगरों को जीतकर संपूर्ण मालवा पर कब्जा जमा लिया। मालवा की सूबेदारी या शासन व्यवस्था के लिए सुल्तान ने एक अलग सूबेदार नियुक्त किया। मालवा के पश्चात अलाउद्दीन ने सिवाना पर 1308 में आक्रमण किया। सिवाना के शीतल देव मुस्लिम सेना से लड़ते हुए मारे गए और सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हुआ। सिवाना के पश्चात जालोर पर भी अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। जालोर में कान्हड़ देव ने प्रारंभ में सुल्तान की अधीनता स्वीकार की, परंतु कुछ वर्षों बाद पुनः विद्रोह कर दिया। जालोर पर आक्रमण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था, पर जैसी भी स्थिति हो, 1311 ईस्वी में शाही सेना ने जालोर पर भी आक्रमण कर जालोर पर अधिकार कर लिया। कान्हड़ देव और उसके अधिकांश सरदार लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और संपूर्ण जालोर पर सुल्तान ने अधिकार स्थापित कर लिया। कान्हड़ देव का केवल एक संबंधी मालदेव इस युद्ध में बचा, जिसने कुछ वर्षों बाद सुल्तान की कृपा प्राप्त की और सुल्तान ने उसे चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। इस प्रकार गुजरात, मालवा, राजस्थान की विजय प्राप्त कर संपूर्ण उत्तरी भारत पर अलाउद्दीन ने शासन स्थापित कर लिया। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर अधिकार हो जाने से उसे दक्षिण भारत को जीतने में भी सहायता मिली, क्योंकि उत्तर से दक्षिण को जाने वाले अधिकांश मार्ग इन्हीं दुर्गों के आसपास से होकर ही निकलते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं अलाउद्दीन ने शासन संभालने के बाद अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को भली भांति दूर किया और उसके उपरांत उत्तर भारत के समस्त राज्यों को आसानी के साथ जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने दक्षिण भारत की विजयों का मार्ग प्रशस्त किया। जय हिंद, धन्यवाद।